एक 22 साल की लड़की महसा अमीनी अपने भाई के साथ कुर्दिस्तान से तेहरान जा रही थी। तभी रास्ते में कुछ लोग उसे अरेस्ट करते हैं, जबरदस्ती व्हीकल में बिठाते हैं और उसे वही मारने लगते हैं। उसके भाई को कहा जाता है सिर्फ 3 घंटे बाद महसा को छोड़ दिया जाएगा। उसे सिर्फ कुछ ट्रेनिंग के लिए री एजुकेशन सेंटर ले जा रहे हैं। लेकिन 3 दिनों के बाद महसा की सिर्फ बॉडी हॉस्पिटल से बाहर आती है। उसकी मौत ब्रेन डेड होने से हुई थी। दोस्तों, महसा को डिटेन करने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन था। उसने सिर्फ जीन्स पहनी थी जो उन अनऑफिशियली अपॉइंटेड लोगों के हिसाब से सही नहीं है, जो ईरान में पूरी तरह बैन है। अब उन वॉलंटियर अनऑफिशियल लोगों को मोरालिटी पुलिस, मॉरल पेट्रोलिंग पुलिस या फिर गश्त ए इरशाद कहा जाता है। इनका काम शहरों में पेट्रोलिंग करना, लोगों को जबरदस्ती डिटेन करना, जिसमें ज्यादातर बार सिर्फ औरतें होती है, और उन्हें इस्लामिक शरिया लॉ के हिसाब से कपड़े कैसे पहने जाते हैं वो सिखाना है, जिसमें री एजुकेशन ट्रेनिंग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वायलेशन होता है, जैसा कि आप अभी इस वीडियो में देख सकते हो। महसा के डेथ के बाद ईरान में कई जगह पे बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से ये प्रोटेस्ट 2009 से सबसे बड़े प्रोटेस्ट है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर क्यों मोरालिटी पुलिस के अगेंस्ट या फिर यूं कहे हिजाब को लेकर पूरे इस्लामिक शरिया लॉ के अगेंस्ट इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं? आखिर क्यों री एजुकेशन ट्रेनिंग के नाम पर सैकड़ों लोगों की जानें जा रही है? आखिर क्यों महिलाएं पब्लिकली हिजाब उतारकर खुद के बालों को काट रही है? वो कौन से रूल्स है जिनके अकॉर्डिंग सिर्फ वॉलंटियर्स को मोरालिटी पुलिस के नाम पर इतने ज्यादा पावर्स दिए गए हैं? नमस्कार, मैं मोहित, आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। According to reports, over 450 protesters, including 63 children, have died so far since the nationwide protests broke out in Iran. It's been a month since 22-year-old Mahsa Amini died in morality police custody, superimposing crosshairs and flames over an image of Khamenei. 1925 से ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी के अंडर पहलवी डायनेस्टी का रूल था। अब 1953 में ईरान में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है इस मोनार्की गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने के लिए। मोहम्मद रजा शाह पहलवी के अगेंस्ट वो प्रोटेस्टर खुद का प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट करते हैं, मोहम्मद मुसद्देफ। लेकिन पहलवी डायनेस्टी अमेरिका और यूके के सपोर्ट से इस प्रोटेस्ट को पूरी तरह दबा देती है। दोस्तों, इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए CIA का बहुत बड़ा हाथ था। एलिन डुल्स, विंस्टन चर्चिल, एंथनी इडन ऐसे बड़े बड़े लीडर्स का पहलवी को सपोर्ट था। वो ईरान में डेमोक्रेटिक सरकार चाहते ही नहीं थे। इसके पीछे का एक ही रीजन था, ईरान के पास मौजूद क्रूड ऑयल। लेकिन वहां से 26 साल बाद 1979 में ईरान में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होता है, जिसे ईरानियन या फिर इस्लामिक रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इस रिवॉल्यूशन में ईरान के पहलवी डायनेस्टी को उखाड़ फेंक के वहां पे इस्लामिक रिपब्लिक गवर्नमेंट की स्थापना होती है अंडर द रूल ऑफ अयतुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी। इस रिवॉल्यूशन को कई लेफ्टिस्ट और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट था। इस रिवॉल्यूशन में प्रो वेस्टर्न सेकुलर ऑथोरिटेरियन मोनार्की को उखाड़ फेंक के एंटी वेस्टर्न थियोक्रेसी की स्थापना होती है, यानी दो कंप्लीटली अपोजिट आइडियोलॉजीज। इस कंसेप्ट को विलायत ए फकीव यानी गार्डियंस ऑफ द इस्लामिक जूरिस्ट कहा जाता है। दोस्तों, इसी के साथ इस रिवॉल्यूशन में जो पहले से एग्जिस्टिंग डोमिनेंट अरब सुन्नी हेजेमनी थी, उसे उखाड़ फेंक के ईरान में शिया मुस्लिम वर्ल्ड का रिवाइवल होता है, जो पूरी तरह इस्लामिक रूल्स के हिसाब से चलने वाला था। और इसी का एक नतीजा है ईरान की मोरालिटी पुलिस, शरिया पुलिस या फिर यूं कहे गश्त ए इरशाद। दोस्तों, इस ब्रीफ ईरान की हिस्ट्री को जानने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था कि आपको इसके पीछे का पूरा कंटेक्स्ट समझ सके। अब दोस्तों, रियल स्टोरी पर आते हैं। 1979 के प्रोटेस्ट में ईरान की US बैक मोनार्की को ओवरथ्रो किया गया और देश में इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश किया गया, जिनका सुप्रीम लीडर था अयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी। अब ईरान के पॉलिटिकल सेटअप को अगर देखा जाए तो वहां का एक सुप्रीम लीडर है और वहां के लेजिस्लेचर में 2 ब्रांचेस है, एक इलेक्टेड और दूसरी अनइलेक्टेड। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंट्री के अफेयर्स पे ज्यादा कंट्रोल अनइलेक्टेड लोगों का ही रहता है। अगर हम इलेक्टेड ब्रांच को कंसिडर करें तो उसमें प्रेसिडेंट, वहां की पार्लियामेंट,
जिसे मजलिस कहा जाता है, और डायरेक्टली इलेक्टेड असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है। और अनइलेक्टेड पार्ट को अगर हम कंसिडर करें तो उसमें सुप्रीम लीडर, गार्डियन काउंसिल और एक्सपीडियंसी काउंसिल का समावेश होता है। अब दोस्तों इस एक्सपीडियंसी काउंसिल के मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है शिया क्लर्जी यानी शिया मुस्लिम पादरी या फिर जिन्हें पुरोहित कहा जाता है उनके थ्रू। स्टेट्स के रिलेटेड जो भी क्रिटिकल मैटर्स है उस पर फाइनल अथॉरिटी यही पुरोहितों की होती है। और दोस्तों ईरान में प्रेसिडेंट की जगह सुप्रीम लीडर ये बहुत ही पावरफुल लीडर है। ये वहां के लोगों का पॉलिटिकल लीडर एज वेल एज स्पिरिचुअल गाइड है। अब गार्डियन काउंसिल में टोटल 12 मेंबर्स है, जिसमें से 6 रिलीजियस एक्सपर्ट्स है जिन्हें सुप्रीम लीडर के थ्रू अपॉइंट किया जाता है, और बाकी के 6 इस्लामिक लीगल ज्यूरिस्ट को चीफ जस्टिस नॉमिनेट करते हैं और उन चीफ जस्टिस को भी सुप्रीम लीडर ही अपॉइंट करता है। अब दोस्तों इस गार्डियन काउंसिल के पास अल्टीमेट वेटो पावर रहती है, यानी किसी भी बिल को अगर पास करना है तो इसी काउंसिल के थ्रू जाना पड़ता है। इस काउंसिल का अल्टीमेट काम है कोई भी बिल इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं वो चेक करना, और अगर गार्डियन काउंसिल और पार्लियामेंट में डिस्प्यूट होता है तो 45 मेंबर्स के एक्सपीडियंसी काउंसिल सुप्रीम लीडर को एडवाइस देती है और फिर सुप्रीम लीडर ही फाइनल रिजल्ट देता है, और इस एक्सपीडियंसी काउंसिल को भी सुप्रीम लीडर ही अपॉइंट करता है। यानी अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि ईरान की अल्टीमेट अथॉरिटी सुप्रीम लीडर ही है। सुप्रीम लीडर के अंडर ही प्रेसिडेंट और बाकी की सरकार काम करती है। अब दोस्तों ईरान के हार्डलाइनर प्रेसिडेंट महमूद अहमदीनेजाद ने एक प्रॉपर मॉडेस्टी और हिजाब के कल्चर को प्रमोट करने के लिए 2006 में गश्त-ए-इरशाद यानी मोरालिटी पुलिस को बनाया। अब इनका काम था किसी भी महिला ने अगर प्रॉपर हिजाब नहीं पहना तो उसे डायरेक्टली डिटेन करना। ज्यादातर बार ये सिर्फ महिलाओं को टारगेट करते थे। अगर किसी महिला के हिसाब से थोड़े बाल भी बाहर दिखते थे तो उसे डायरेक्टली डिटेन किया जाता है। इनके जरिए सिर्फ 7 साल की उम्र वाली बच्चों को भी डिटेन किया गया है। ईरान को पूरी तरह इस्लामिक लॉ के अंडर गवर्न किया जाता है जो शरिया लॉ के अंडर आता है। अब ऐसा कोई रूल बुक नहीं है जिसमें यह बताया गया है कि महिलाओं को किस तरह से कपड़े पहनना चाहिए और किस तरह से नहीं पहनने चाहिए। एक जनरली एक्सेप्टेड गाइडलाइन है जिसके हिसाब से यह तय किया गया है कि महिलाओं को शॉर्ट्स, रिप्ड जीन्स और ऐसा कोई भी कपड़ा जो बॉडी के शेप को एक्सपोज करे वो नहीं पहनना चाहिए। यानी इनडायरेक्टली पूरा उन मोरालिटी पुलिस पर ही डिपेंड है कि उन्हें आपके बारे में क्या लगता है। और दोस्तों सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि उन मोरालिटी पुलिस को किस तरह से अपॉइंट किया जाए इसका कोई नियम ही नहीं है। कोई भी वॉलंटियर मोरालिटी पुलिस बन सकता है और महिलाओं के साथ जबरदस्ती कर सकता है। 2016 में अकेले तेहरान में 7000 से ज्यादा अंडरकवर गाइडेंस पेट्रोल ऑफिसर्स थे जो सिर्फ इस्लामिक ड्रेस कोड वायलेटर्स को पकड़ने के लिए रखे गए थे। तो आप इमेजिन कर सकते हो सिर्फ ड्रेस कोड को लेकर ईरान में कितना ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जफर मुंताजहरी ने अपने एक स्टेटमेंट में यह भी कहा कि मोरालिटी पुलिस जुडिशरी सिस्टम के अंडर आती ही नहीं और उन्हें जल्द से जल्द हटाना चाहिए। लेकिन ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से अब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। इसलिए ऑल ओवर ईरान हिजाब और कई इस्लामिक रूल्स को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अब तक इन प्रोटेस्ट में 450 से ज्यादा लोगों की जान गई है, जिसमें 60 से ज्यादा छोटे बच्चे भी शामिल हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट ऑफिस जैसे कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इन हार्श मोरालिटी पुलिस को बैन करने की बातें कर रहे हैं। इन हार्श इस्लामिक नियमों को खारिज करने की मांग कर रहे हैं। यानी अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट अभी ऑल ओवर वर्ल्ड फैल रहा है। वैसे दोस्तों आगे देखा जाएगा कि क्या क्या डेवलपमेंट्स होती है और कौन कौन से नियमों को बदला जाता है। आज की वीडियो में हम यही रुकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। जय हिंद।